ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया। उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा कि क्या था क्या नहीं था इकोनॉमिक्स के बारे में, जो बेसिक था। अब हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सो दैट हमें पूरा चैप्टर क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेजेस ऑफ। फ्रीडम ऑफ चॉइस किसके अंदर होती है? हमने 3 तरीके की एक पढ़ी थी। एक हमने कैपिटलिस्ट पढ़ा था, कैपिटलिस्ट। एक हमने सोशलिस्ट पढ़ा था, सोशलिस्ट। और लास्ट में हमने एक मिक्स्ड पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने ये बोला कि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, यहाँ ये पूरा प्राइवेट के पक्ष में होता है, और जो मिक्स्ड होता है वो दोनों चीजों को कवर करता है। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ चॉइस किस में दी जाती है, वो कैपिटलिस्ट में दी जाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको पूरी हर चीज प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ए प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो गवर्नमेंट अपना हर काम प्लानिंग के साथ करती है, सोच समझ करके एग्जीक्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्कैरसिटी इज ए सिचुएशन इन विच। स्कैरसिटी कौन सी सिचुएशन होती है? वॉन्ट्स एक्सीड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम। अगर आपकी वॉन्ट्स, जो इच्छाएं हैं, वो रिसोर्सेज जो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है या और कुछ भी अवेलेबल है उनसे ज्यादा हो जाए, तो आप ये बोलोगे कि रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स है। रिसोर्सेज स्कैर्स है, वो वॉन्ट्स के कंपैरिजन में कम है। तो ऑप्शन ए। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ये एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, जो इकोनॉमिस्ट करते हैं वही इकोनॉमिक्स है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जैकब विनर ने। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, सिर्फ नाम याद करना है। नेक्स्ट आपका था अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी वन ऑब्टेन्स द शेयर ऑफ व्हाट अदर पीपल हैव प्रोड्यूस। मतलब एक सोसाइटी के अंदर किसी ने प्रोड्यूस किया है तो दूसरा पर्सन उसमें कैसे शेयर ऑब्टेन करेगा, उसको क्या हिस्सा मिलेगा, एंड हाउ द टोटल प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी चेंजेस। और सोसाइटी के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से चेंज करेगा। ये सब जो भी स्टडी हम करते हैं वो इकोनॉमिक्स है। ये डेफिनेशन दी है हेनरी स्मिथ ने। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिफाइंस इकोनॉमी एज। क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस में डिफाइन किया? अगर आपको याद हो तो हमने ये बोला था कि जो फर्स्ट डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। 1776 में एक बुक निकाली थी और उसमें ये डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये जो डेफिनेशन थी तो उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो किससे रिलेट होकर के आई? वेल्थ से। तो जो क्लासिकल है, जो स्टार्टिंग के जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ के बेस पर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। तो इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ। 7, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से है? याद होगा आपका इकोनॉमिया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिया मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? हमने सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कोई भी पर्सन अपने घर के अंदर उसके पास जो अवेलेबल मनी है या जो भी उसकी इनकम है उसको किस तरीके से मैनेज करे कि वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ले, अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर ले, और हो सके तो कुछ सेविंग भी कर ले। तो वो सारा का सारा हमने स्टडी स्टार्ट की हाउस से, एक घर से, कि घर को कैसे मैनेज करती है एक गृहिणी या फादर। तो उसके बेस पे हमने बोला कि पूरे कंट्री को कैसे मैनेज किया जाए। तो स्टार्टिंग कहाँ से भी? हाउस होल्ड से। तो इकोनॉमी मीन्स हाउस होल्ड। 9th, इन एन इकोनॉमी पीपल हैव द फ्रीडम टू बाय और नॉट टू बाय। यहाँ पे किसको फ्रीडम है? पीपल को, यानी कि कस्टमर को बाय और नॉट टू बाय की फ्रीडम है। गुड्स ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस एंड दिस फ्रीडम टू चूज व्हाट दे बाय डिक्टेट्स व्हाट प्रोड्यूसर्स विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस। कि जो वो चूज करता है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि उसे अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करना है। द की टर्म डिफाइनिंग दिस कंडीशन इज। यहाँ पे कस्टमर को किंग माना गया है, उसको सारे राइट्स दिए गए हैं, वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? ये टर्म किसको डिफाइन करती है? कंज्यूमर सेविलिटी को। ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन ए। लेबर सरप्लस इकोनॉमी, जहां पर लेबर ज्यादा होगी वहां पर ही लेबर को काम में लिया जाएगा। अगर कहीं पर लेबर कम है, पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर अगर आपको काम करवाना है, प्रोडक्शन करवाना है, तो ज्यादा से ज्यादा मशीनरी का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज काम करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। तो जहां पर लेबर की सरप्लस है वहीं पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। माइक्रो और मैक्रो हमने दो पढ़ी। तो माइक्रो स्मॉल लेवल पे था, एक पर्टिकुलर से रिलेट करता था, और मैक्रो एट लार्ज। ठीक है।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन में पूरा पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, हमने नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, इसका मतलब इंडिया एज अ होल हो गया, और एज अ होल के अंदर ये हो गया आपके मैक्रो का पार्ट। देन आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर हम एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करेंगे, हमने पूरी कंट्री को व्यू में दिखाया, तो ये भी आपका मैक्रो का पार्ट हो गया। लॉकआउट इन टेल्को, टेल्को एक कंपनी का नाम है और इस कंपनी के अंदर तालाबंदी हो गई, लॉकआउट आ गया, तो इसका मतलब ये किससे रिलेट करी, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेट कर रही है, तो ये माइक्रो का पार्ट हो गया। और लास्ट है टोटल सेविंग इन इंडिया, तो यहाँ पर भी पूरा कंट्री से रिलेट कर रहा है, ये भी मैक्रो, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज दे, इकोनॉमिक गुड्स को स्कैर्स रिसोर्सेज माना गया क्योंकि उनकी क्वांटिटी को कांट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट्स, ये चीज सही है। आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट्स, नहीं। आर लिमिटेड इन मैन मेड गुड्स, नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सोशल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सफिशिएंट नहीं है, अवेलेबिलिटी उनकी है लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स जो है उनके अकॉर्डिंग वो एडिक्वेट नहीं है, तो वहां पर उनको क्या बोला जाएगा, स्कैर्स रिसोर्सेज, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट because the resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite and scarce। ठीक बात है कि वो लिमिटेड होते हैं और हमारे जो wants है वो अनलिमिटेड है, तो उसके लिए हमें यूज करना है। It is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants। ये बहुत ही टिपिकल काम है कि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड wants के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव्स, ये भी ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन तीनों ही चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 14 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इनमें से, तो ऑप्शन ए बोलता है डिडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल, नहीं, डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू पर्टिकुलर कन्वर्ट होते हैं, ना कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय प्लानिंग कमीशन, नहीं, यहाँ पे फ्रीडम होती है, यहाँ पे फ्रीडम होती है। और हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट इज ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नहीं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप स्टडी किया जाए। कारण है प्राइस का हाई होना, रिजल्ट है क्वांटिटी डिमांडेड का कम होना, तो ये कारण और परिणाम का रिलेशनशिप पॉजिटिव के अंदर आता है। नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट देती है, नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट देती है, तो यहाँ पर ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू कंसीडर टू बी नॉर्मेटिव वन, इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव माना जाएगा। नॉर्मेटिव में हमने बोला कि वैल्यू जजमेंट मतलब कोई जजमेंट आ रहा है, कोई सलाह दी जा रही है। फर्स्ट बोलता है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रिजल्ट इफ एन इकोनॉमी हैज ए हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा तो ग्रोथ हाई होगी, ये तो कारण और परिणाम का रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये नॉर्मेटिव नहीं है। चेंजिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज ए बेटर वे, ये पूरा इंटरेस्ट रेट के लेवल में चेंज करना एक अच्छा तरीका हो सकता है मैनेजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, देन यूजिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के कंपैरिजन में अगर आप इंटरेस्ट रेट को मैनेज करो तो वो एक बेटर ऑप्शन है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, तो ये एक एडवाइस है आपको। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, एडवाइस दी जाती है, वैल्यू जजमेंट होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स, मेन फंडामेंटल उसका जो बेस है वो क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्केर्स, नहीं, ऐसी कोई सही बात नहीं है। इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ एस्टैब्लिशिंग गुड्स एंड एक्टिंग इन ए मैनर कंसिस्टेंट विद अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स, क्या ये पूरी तरीके से बेस बन रहा है, कैपेबल ऑफ एस्टैब्लिशिंग गुड्स एंड एक्टिंग इन मैनर कंसिस्टेंट विद अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स, नहीं। इंडिविजुअल चूजेस द अल्टरनेटिव्स, वो अल्टरनेटिव्स को चूज करता है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें वो उनका बेस्ट यूज निकालने की कोशिश करता है टू नेट गेन टू बी द ग्रेटेस्ट, वो अपने जो प्रॉफिट है, जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करता है बेटर ऑप्शन को चूज करके। ये इकोनॉमिक्स का बेस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम पूरा यही पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन निकाली जाए, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स दैट, रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या रिक्वायरमेंट करती है, एक अच्छा डिसीजन क्या हो सकता है। वंस चॉइस बी अराइव्ड एट लॉजिकली एंड विदाउट एरर, क्या ये संभव है, नहीं।
वंस चॉइस भी कंसिस्टेंट विद वंस गोल्स, बिल्कुल ठीक बात है कि उसका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी चॉइसेस निकाल करके आएगा। वंस चॉइस नेवर वरी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। और वन मैक्स चॉइसेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ्स, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टडी करने के लिए कौन सी डेफिनेशन बेस्ट डेफिनेशन हो सकती है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी, क्या ये इकोनॉमी का एक बेस है, बिल्कुल नहीं। हाँ इकोनॉमी का पार्ट है लेकिन हम इसे बेस्ट नहीं बोल सकते, ये इकोनॉमी का एक पार्ट है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग अंडर फॉरेन कंपटीशन, क्या सिर्फ फॉरेन कंपटीशन को भी कंसीडर करना होता है, नहीं। इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइसेस इन द फेस ऑफ स्कैर्सिटी, ये चीज ये एक बेस निकल करके आया। इकोनॉमी का मेन जो डेफिनेशन है, जो मेन स्टडी है, हम वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं कि स्कैर्सिटी के अंदर हम इंडिविजुअल की और सोसाइटी की चॉइसेस को कैसे मैनेज करके चले। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हु एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इकोनॉमी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स का मतलब ये है कि स्कैर्स रिसोर्सेज है, स्कैर्स रिसोर्सेज है, स्कैर्सिटी है, और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो ये जो चीज है इसके बारे में उन्होंने बात की, उसका परिणाम तो नहीं बताया, सिर्फ कारण की बात की। तो न्यूट्रल बिटवीन एंड्स वो इनके बीच में ही घूमती है इकोनॉमिक्स, ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी, तो कमांड इकोनॉमी किसे कहेंगे, जहां पर कंट्रोल होता है, जहां पर प्लानिंग के साथ काम होता है, तो उसको हम बोलेंगे सोशलिस्ट, जहां पर गवर्नमेंट का कमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट मोटिव इज ए मेरिट ऑफ, प्रॉफिट मोटिव किसका मेरिट होता है, किसका मेन बेस होता है, कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होता है पूरा का पूरा, तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटलिज्म। मिस्टर सतीश हायर्ड ए बिजनेस कंसल्टेंट टू गाइड हिम फॉर ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस, तो मिस्टर सतीश एक इंडिविजुअल, द कंसल्टेंट विजिटेड हिज फैक्ट्री एंड सजेस्टेड सम चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू स्टाफ अपॉइंटमेंट एंड लॉन अवेलेबिलिटी एंड सो ऑन, ठीक बात है, वो उसकी फैक्ट्री की स्टडी करेगा क्योंकि उसे अपने बिजनेस को लेकर के एडवाइस चाहिए। विच अप्रोच इज दैट कंसल्टेंट यूजिंग, उसने सिर्फ इसके फैक्ट्री की स्टडी की, एक इंडिविजुअल से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर फॉर्म पे लिमिटेड हो गया, और पर्टिकुलर से रिलेट करता है तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड ए पर्टिकुलर फॉर्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कंट्री, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, जो बिजनेस से रिलेट करती है। इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस को इकोनॉमी के साथ रिलेट किया जाता है और उनके बीच में आपस में गैप को खत्म करके दोनों को एक बनाने की कोशिश की जाती है, उसे ही हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज, इकोनॉमिक स्टडी करने के फायदा क्या है, इकोनॉमिक स्टडी करने का फायदा ये है कि हम जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है उसको एग्जामाइन करके सही मैनर में हम उनको अंडरस्टैंड कर पाए, ये इकोनॉमिक स्टडी का बेनिफिट है। तो फर्स्ट बोलता है टू इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, क्या ये जरूरी है कि उनको अप्रोप्रिएटली हम टैकल कर सके, नहीं, हाँ हम उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं लेकिन हम उसको सही मैनर में करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं हम उनको सोल्व करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट इनेबल्स टू एग्जामाइन ए प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, कि जो प्रॉब्लम है हमने उसके एग्जामाइन किया और उसके सही डायरेक्शन में हमने उसको यूज करना शुरू किया है, उसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया है, तो ये इकोनॉमिक स्टडी का एक बेनिफिट निकल करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज, इकोनॉमिक स्टडी की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सही बात है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ये भी ठीक बात है। द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने ये कहा उसमें फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस भी होती है कंज्यूमर्स के पास, और प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन दी गई है, तो ये नहीं है। और कंपटीशन भी इसके अंदर खूब होता है क्योंकि हर एक पर्सन प्रॉफिट मोटिव को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, तो कौन सा फीचर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 28, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या मतलब है, आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज,
सही बात है कि आउटपुट जो है वो लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इनपुट कम है तो आउटपुट आप ज़्यादा नहीं बना सकते। तो ये मेन इसकी बेसिक प्रॉब्लम में आ जाता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, कि आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस रेफर्स टू, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब कि उसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया, उसको प्लानिंग के साथ किया गया, उसको कंट्रोल किसके पास है, तो ये कहाँ पर होता है, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो प्राइस डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अपने प्राइस डिसाइड करके दे रही है तो उसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वो हर एक पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करती है, और जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वहां पर ये इनइक्वालिटी कम से कम होती है। तो सोशलिज्म। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैर्सिटी, नहीं। नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज ए होल, ये सही है कि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमी एक पर्टिकुलर बिजनेस से या इंडिविजुअल डिसीजन से इनसे रिलेट नहीं करती। तो ऑप्शन बी। इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned and controlled by the private individual for profit, तो ये कैपिटलिज्म। पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिज्म। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम आज के टाइम में किसका प्रोडक्शन ज्यादा करें। अगर आप कैपिटल गुड्स का डेवलपमेंट करते हो, कंज्यूमर गुड्स का आपने प्रोडक्शन किया, वो वहीं के वहीं खत्म हो गया क्योंकि कंजम्पशन हो गया, लेकिन कैपिटल गुड्स वो होती है जो एक लंबे टाइम तक चलती है, और आज के दिन अगर आपने कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसका प्रोडक्शन किया, तो वो फ्यूचर में भी आपको रिजल्ट देगी, और फ्यूचर में अगर वो रिजल्ट दे रही है इसका मतलब आपने फ्यूचर में और आप और प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें और अदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल गुड्स का अगर आज के दिन प्रोडक्शन किया जाता है तो वो हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर रिजल्ट देगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज्ड टू आंसर। 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजंस फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो इसकी सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चन का पार्ट है। व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस, व्हेन नहीं है, इसके अंदर व्हेन नहीं है कहीं पर भी। Who consumes what, तो यहाँ पे फॉर whom तो हो गया, और हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस, तो ये हाउ वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सेकंड वन इसका पार्ट नहीं है, नॉट पूछा है, इसलिए सेकंड आंसर हो जाएगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन ए, कौन सी सिचुएशन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हम यूज करेंगे, जहां पर कैपिटल सरप्लस होगा, कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाएगी, वहीं पर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कैपिटल इज लोअर। इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोलता है सेंट्रल अथॉरिटी, सेकंड में बोलता है प्राइवेट एंटरप्राइज, थर्ड बोलता है पार्टली टेकन बाय स्टेट एंड द पार्टली बाय द प्राइवेट। तो यहाँ पर थर्ड इसका आंसर होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू ए मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता है। फर्म डिसाइड्स whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सही बात है कि फर्म खुद ही डिसाइड करेगी कि उसे किसी नौकरी पे रखना है और कैसे प्रोडक्शन करना है, ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है इकोनॉमी के अंदर। फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हाउस होल्ड डिसाइड्स, इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसे किस फर्म के साथ काम करना है, एंड व्हाट टू बाय विद दियर इनकम, क्यों उसकी जो इनकम है उसके साथ वो उसमें क्या खरीद सकता है। तो ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी से तो प्राइमरी फोर्सेस, क्या वो प्राइमरी? बिल्कुल नहीं, ये सेकेंडरी है, क्योंकि जो फर्म्स का और जो हाउस होल्ड का डिसीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड नहीं करता, ये एक अदर फैक्टर है जो भी उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो ऑप्शन डी ये रिलेट नहीं करता है। ऑप्शन में क्वेश्चन में हमने पूछा कि नॉट अप्लाई, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following is considered as a disadvantages of allocating resources using the marketplace system? मार्केट सिस्टम में रिसोर्सेज अलोकेट करने के लिए क्या एक डिसएडवांटेजेस है? इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, ये एक
रिसोर्सेज को अलोकेट करने का एक क्या है आपका डिसएडवांटेजेस होता है, क्योंकि वहां पर सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है और हायर जो रिच पीपल उनके पास ज़्यादा चला जाता है और जो लो पुअर पीपल उनके पास कम आता है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जिन इनकम के अकॉर्डिंग ये जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है अलोकेटिंग रिसोर्सेज का इकोनॉमिक्स के अंदर। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेज एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे कि रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए सबसे ज्यादा मेन फोकस किस पे करेंगे, इसके प्राइस पे, कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा रख लो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे उनका इतना फोकस नहीं होता है। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी द अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट इकोनॉमी कौन सी थी? कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट के अंदर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके द्वारा डिटरमाइन होते हैं? कंज्यूमर के द्वारा। उसे क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है उसके पास कि वो क्या बाय करना चाहता है और क्या नहीं, व्हाट टू बाय और नॉट, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ओके, अब आता है इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज दे। हम उनको स्कैर्स रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि कांट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, डज नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये स्टेटमेंट होने की वजह से हम इनको स्कैर्स बोलते हैं, जहां पर हमें पता चलेगा कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज है वो अगर सफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिसोर्सेज उस वांट्स के लिए क्या है? स्कैर्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि रिसोर्सेज कब स्कैर्स माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। Business economics have a close connection with statistics. Business economists need not worry about macroeconomic variables and business economics is also called managerial economics. तो ये statement correct है, connection with statistics ये correct है, normative nature भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो राइट स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि ये वरी नहीं करता मैक्रो वेरिएबल्स के साथ, ये वरी करता है। Which of the following is not within the scope of business economics? बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर नहीं है। कैपिटल बस्टिंग, बिजनेस साइकिल, रिस्क एनालिसिस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये अकाउंट्स का पार्ट है, ये अकाउंट्स का पार्ट है, ये आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो तीन है ये आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कवर्ड नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस होता है? पॉजिटिव वो होता है जो कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताए, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताए। नॉर्मेटिव बताता है वैल्यू जजमेंट, ये बताता है वैल्यू जजमेंट कि क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी विद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड्स आउट द रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस। क्या रीजंस बताता है? नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स द फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये चीज सही है कि इसमें ये हमें पता चलता है कि कौन से फैक्ट्स वो बोल रहा है इकोनॉमी के लिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स, ये तो फैक्ट्स बताता ही नहीं है। व्हाइल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ द, नहीं, पॉजिटिव ये चीजें नहीं बताती कि वेलफेयर के लिए क्या किया जाना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब्स व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्राइब्स। तो ऑप्शन बी जो है वो इसको बताता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ये फैक्ट्स की बात करता है। व्हाइल नॉर्मेटिव क्या करता है? इवैल्यूएट करता है कि कुछ गुड्स क्या गुड और बैड है वेलफेयर के लिए, उसको क्या हम मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी। Which of the following would be considered a topic of study in macroeconomics? Macroeconomics के अंदर स्टडी का कौन सा टॉपिक हो सकता है? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेट कर गया इसलिए ये माइक्रो का पार्ट हो गया। इफेक्ट ऑन स्टील प्राइसेस व्हेन मोर स्टील इज इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ स्टील इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया, ये पूरी कंट्री की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये मैक्रो का पार्ट हो गया। इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम, तो यहाँ पर भी ये एक पर्टिकुलर चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? नॉर्मेटिव मतलब वैल्यू जजमेंट, एडवाइस देना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नॉर्मेटिव नहीं है, ये तो क्लियर कट आंसर है।
इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, लेकिन क्या ये एडवाइस है? नहीं, ये इकोनॉमिक्स का एक फीचर है। मिनिमम वेजेस शुड बी रेज्ड टू 200 पर डे। शुड बी कि मिनिमम वेज जो है वो 200 रुपए पर डे होना चाहिए। ये एक एडवाइस है कि ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा किया जाना चाहिए। तो जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर कौन सा नहीं है? शुड अ फर्म बी इन दिस बिजनेस, कि हमारी फर्म को ये बिजनेस किया जाना चाहिए, ये है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट प्राइस शुड बी केप्ट, बिल्कुल ठीक बात है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, मार्केट में कैसे लेकर के आएंगे, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हम क्या इस बारे में सोचते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ये सोचता है कि हम इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसका फोकस बेरोजगारी को खत्म करना तो नहीं है, वो अपने बिजनेस को लेकर के डिसीजन लेगा। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है, जो बिजनेस इकोनॉमी होती है, उसके अंदर ऑप्शन डी जो है वो उसमें नहीं आता है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज इज अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अलोकेशन से रिलेट करती है। इसको हम सिर्फ रिसोर्सेज तक ले रहे हैं, उनका क्या यूज आ रहा है, उसका ओवरऑल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम उस पर बात नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ उसके एलोकेशन की हम बात करें, तो ये आपकी किस में आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट इसको माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? माइक्रो होता है पर्टिकुलर से रिलेटेड। प्राइसेस ऑफ मैंगोज, ये माइक्रो है क्योंकि ये मैंगो से रिलेट कर रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फायर ट्रक ऑफ फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, तो ये इंडिया में दिल्ली से रिलेट कर रहा है, ये भी माइक्रो का पार्ट है। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगोज मार्केट, ये भी माइक्रो का पार्ट है। तो लास्ट आता है नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, तो ये पूरी इकोनॉमी को कवर कर रहा है, इसका मतलब ये मैक्रो का पार्ट है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि नॉट ए सब्जेक्ट मैटर, दैट मीन्स जो माइक्रो नहीं है, तो माइक्रो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट ए मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट ए मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया, कहां पर मैक्रो अप्रोच नहीं है? डिटरमाइनिंग द जीएनपी ऑफ इंडिया, ये मैक्रो अप्रोच है, इंडिया की पूरी जीएनपी डिसाइड की जा रही है। फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, सिर्फ एक फर्म से रिलेट कर रहा है, ये मैक्रो है। आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये भी मैक्रो है। एनालाइज द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, तो ये पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा है, तो ये भी मैक्रो है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन बी जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये माइक्रो का पार्ट है, मैक्रो का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ए स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो नेशनल लेवल की बात हो गई है, इसका मतलब मैक्रो लेवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैक्रो लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको क्या बोला जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस वुड बी, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, पॉजिटिव इकोनॉमी का हमें एग्जाम्पल निकल के आना है। एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस, ठीक बात है। अब ये बोल रहा है डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, इसमें कोई कारण और परिणाम का रिलेशन नहीं है। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर द फूड, ये भी नहीं है। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो ये बोलता है कि ये रिलेशनशिप की स्टडी करता है कि उसकी प्राइस में और उसके क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जाती है और नॉर्मेटिव में एडवाइस की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेट भी बोलते हैं क्योंकि ये ओवरऑल एट लार्ज लेवल पे कवर करती है, तो इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑन, स्कैरसिटी किस चीज पे लिमिटेशन, किन किन पे लिमिटेशन डालती है? हाउस होल्ड पे डालेगी, बिजनेस फर्म पे डालेगी, गवर्नमेंट पे डालेगी एंड नेशन एज ए होल इन पे भी डालेगी। तो देखा जाए तो सब पे डालेगी, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, कौन सा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट वो होता है जो वैल्यू जजमेंट देता है, जो एक एडवाइस देता है। ठीक है,
तो ये बोलता है कि प्लांट इकोनॉमीज अलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये वैल्यू जजमेंट है नहीं, ये तो एक सीधा सीधा बता रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है प्लांट इकोनॉमी में। मोस्ट ट्रांजिशनल हैव economies have experienced problems of falling output and rising prices over the past decades। तो ये पुराने आपको रिजल्ट्स बता रहा है कि पास्ट डिकेड्स में ऐसा हुआ था। There is a greater degree of consumer sovereignty in a market economies than planned economies। तो जो फ्री मार्केट होता है कैपिटलिज्म में कंज्यूमर को ज्यादा स्वतंत्रता होती है कंपेयर टू प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये भी कोई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं है। Reducing inequality should be a major priority for mixed economies। मिक्स्ड इकोनॉमीज में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना एक प्रायिकता होनी चाहिए। ये एक एडवाइस है, ये एक जजमेंट है, आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। What implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? Which implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? Not all wants can be satisfied। ये ठीक बात है। We will never be faced with the need to make choices। नहीं, never वाला तो कोई कनेक्शन नहीं है। We must develop ways to decrease our individual wants। नहीं, हम wants को कहाँ डिक्रीज करते हैं, हम उनको एडजस्ट करते हैं, उनको डिक्रीज थोड़ी करते हैं। The discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants। हर बार एक नेचुरल रिसोर्सेज की नहीं कर लेना। स्केर्स रिसोर्सेज के इम्प्लीकेशन ये होते हैं कि नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। स्केर्सिटी यही बोलती है कि वांट्स ज्यादा है रिसोर्सेज से, इसलिए हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। In economics, we use the term scarcity to mean absolute scarcity and lack of resources in less developed countries। Relative scarcity in relation to the wants of the society। This is the right one। हम scarcity से क्या रिलेशन करते हैं? scarcity का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कम है, कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि हमारी इच्छाएं ज्यादा है और हमारे पास अवेलेबिलिटी उसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए उसको स्कैर्सिटी बोला गया है। ये कभी नहीं है कि क्लियर कट हम उसको नंबर्स में डिफाइन करते हैं कि ये इतने नंबर्स हैं इसलिए हमारे पास कम है, ये उसके कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ इसको क्या बोला गया? रिलेटिव स्कैर्सिटी। रिलेटिव स्कैर्सिटी होती है स्कैर्सिटी का मतलब कि ये वांट्स के रिलेशन में कम है। आंसर बी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज abstract and applied the tools of microeconomics, involves practical application of economic theory in the business decision making। बिजनेस के अंदर इकोनॉमी का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक बात है। incorporates tools from multiple डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है अलग अलग, उनके अंदर से उनके टूल्स को इनकॉर्पोरेट करके उनको यूज करने की कोशिश करती है, सो दैट बेटर डिसीजन लिया जा सके। क्या किया जा सके? बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए वो इनको यूज करती है अदर टूल्स को। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी और बी जो है वो आपका करेक्ट वन हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ आपके चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर फिर से रिमाइंड हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थैंक यू।